हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल @डॉक्टर स्टडी। गाइस, दिस इज मंजीत एंड आज के वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं हमारे रोग निदान पेपर 2 के जो व्याधि सीरीज हम लोग ने स्टार्ट किया था, उसमें नेक्स्ट रोग दैट इज द प्रमेह या फिर मधुमेह रोग के बारे में। इसमें हम बेसिकली बात करेंगे प्रमेह रोग की निरुक्ति, उसकी परिभाषा, उसके संप्राप्ति, उसके लक्षण, पूर्व रूप, उसके साध्य असाध्यत्व, उपद्रव, ये सारे और उसके भेद आदि के बारे में बात करेंगे। बेसिकली ये जो रोग होने वाला है या फिर ये जो टॉपिक होने वाला है एनसीईआरटी सिलेबस के अकॉर्डिंग ये 5 मार्क्स या फिर 10 मार्क्स के लिए पूछा जा सकता है। तो बेसिकली इस पे 10 मार्क्स के क्वेश्चन इजीली बन जाते हैं। तो आपको इस टॉपिक को एकदम अच्छे से करके जाना है, ठीक है? क्योंकि इस पे सारे क्वेश्चन जो है बेसिकली आपको बस प्रमेय के प्रकार भी 10 मार्क्स के लिए पूछ सकता है। तो इस टॉपिक को एकदम अच्छे से करके जाना है क्योंकि 90 टू 95% चांसेस रहता है कि इसमें से क्वेश्चन ज़रूर आएँगे ही। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे प्रमेय की निरुक्ति या फिर व्युत्पत्ति के बारे में। तो बेसिकली बोला गया है कि प्रकर्षेण महति इति प्रमेह, मतलब कि मूत्र की मात्रा में वृद्धि होती है तथा मूत्र प्रवृत्ति की वारंवारता भी बढ़ जाती है और इसलिए इस व्याधि को प्रमेह कहते हैं। मतलब कि ऐसी व्याधि जिसमें मूत्र क्वांटिटी भी बढ़ रही है और बार-बार मूत्र प्रवृत्ति हो रही है, मतलब कि बार-बार मूत्र का वेग आ रहा है, तो ऐसे कंडीशन को हम लोग प्रमेह व्याधि कहते हैं। वहीं पे हम प्रमेह की व्याख्या की अगर बात करें, उसके परिभाषा की बात करें, तो बोला गया है कि प्रकर्षेण प्रभुतम प्रचुर बार वारम में वा महति मूत्र त्याग करोति यस्मिन रोगे स प्रमेह, मतलब कि इस रोग में अत्यधिक मात्रा में या बार बार या दोनों रूप में एक साथ मूत्र का त्याग करता है, इसलिए प्रमेह कहते हैं। ठीक है, मतलब कि बार बार मूत्र करेगा, अधिक मात्रा में मूत्र करेगा या फिर बार बार अधिक मात्रा में मूत्र की प्रवृत्ति अगर उत्पन्न होती है तो उस व्याधि को हम लोग प्रमेह व्याधि कहते हैं। वहीं पे दूसरा जो टॉपिक आता है इसमें कि मधुमेह। तो मधुमेह की परिभाषा में बेसिकली बोला गया है कि मधुरों में यच्च सर्वेषु प्राय मधुमेहति सर्वे अपने मधुमेहाख्या मधुर्याचे तनोरतः, मतलब कि जिस रोगी मधु के समान बार बार मूत्र त्याग करता है, मतलब उसका जो कंसिस्टेंसी रहेगा मूत्र का वो मधु के समान रहता है और उसके शरीर में भी माधुर्य रहता है और उसे मधुमेह कहते हैं। मतलब कि उसके शरीर में भी मधुरता रहेगी, जैसे कि आज से एकदम मधुर लगेगा, तो इस तरह की कंडीशन को हम लोग मधुमेह कहते हैं। या फिर बोला गया कि जिस रोगी मधु के सभी गुणों से युक्त मूत्र का त्याग करता है या जिस रोग में रोगी का संपूर्ण शरीर मधुरे से युक्त होता है उसे मधुमेह कहते हैं। मतलब कि या तो मूत्र की प्रवृत्ति मधु के समान होगी, दैट इज जो हनी के समान होगी, या फिर उसका पूरा शरीर माधुर्य रहेगा, मतलब कि मधुर रस के अनुसार रहेगा, तो उस कंडीशन को हम लोग मधुमेह कहते हैं। वहीं पे सारंगधर जो है वो कहते हैं कि जिस रोग में रोगी मधु या फिर छद्म के समान वर्ण का मूत्र का त्याग करता है उसे मधुमेह कहते हैं। तो बेसिकली एक ही चीज आपको याद रखना है कि जिस रोग में क्या होता है कि रोगी मधु के समान मूत्र का त्याग करता है या फिर उसका शरीर पूरा माधुर्य हो जाता है, ऐसे कंडीशन को मधुमेह रोग कहते हैं। और वहीं पे हम बात करेंगे प्रमेह के हेतु के बारे में कि किन किन कारणों से प्रमेह होता है। तो बेसिकली बोला गया है कि सहज प्रमेह हो सकता है। सहज प्रमेह क्या होता है, जो कि बेसिकली जेनेटिक के कारण हो, जिसको हम लोग बीज दोषात बोल सकते हैं। दूसरा बोला है कि कुलज प्रमेह हो सकता है, मतलब कुलज प्रवृत्ति के कारण जो कुल में मतलब खानदान में जो हमारा खान पान रहता है, आहार विहार रहता है, उसके कारण होने वाला जो रहता है प्रमेह, उसे हम लोग कुलज प्रमेह कहते हैं। और तीसरा आता है अपत्यज प्रमेय। अब अपत्यज प्रमेय में दो तरह के आते हैं, एक आहार हो सकता है, एक विहार हो सकता है। सबसे पहले बिहार की बात करें कि क्या-क्या हम लोग काम करते हैं या फिर कौन से वर्क की वजह से होता है, तो बेसिकली श्याम सुखम या फिर स्वप्न सुखम ये देखने को मिलता है। वहीं पे आहार में दधी तथा दधी के विकार का अत्यधिक सेवन और ग्राम्य ओदक आनुप मासरस का अधिक सेवन, साथ ही साथ दुग्ध विकार, नव अन्नपान या फिर गुड़ विकार और सभी प्रकार के कफकर पदार्थ के कारण यहाँ पे हमें जो प्रमेह है वो देखने को मिल सकता है। मतलब 3 हेतु देखने को मिल सकता है। एक तो सहज, सहज मतलब क्या कि जेनेटिक के कारण है। दूसरा कुलज, मतलब कि जो घर में सभी लोग खाना-पीना करते हैं उनके कारण है। तीसरा अपत्यज, अपत्यज में बिहार में क्या आ जाएगा कि हमेशा खुश रहना, अच्छे स्वप्न देखना, इन सभी कारणों के कारण। आहार में क्या आ जाएगा कि दधी, मतलब कि दूध इच्छु के विकार के कारण, साथ ही साथ ग्राम या फिर आनुप मांस रस आदि के कारण यहाँ पे हमें प्रमेह देखने को मिल सकता है। वहीं पे हम बात करेंगे इसके संप्राप्ति की कि प्रमेह की संप्राप्ति किस प्रकार है। तो बेसिकली बोला गया है कि वात, पित्त और कफ ये तीनों भी दोषों से प्रमेह में प्रकोपित होते हैं। ठीक है, क्या होता है जो प्रमेह होता है वो तीनों दोषों के कारण होता है, वात, पित्त और कफ।
अब बेसिकली बोला गया कि प्रकोपित दोषों द्वारा मेद, रक्त, शुक्र, उदक, वसा, लसिका, मज्जा, रस, ओज और मांस इनमें विकृति उत्पन्न हो जाती है और कफ, मांस, मेद, क्लेद ये विशेषतः विकृत होते हैं। ठीक है, क्या बोला है कि तीनों दोष प्रकोपित होते हैं। तीनों दोष प्रकोपित होकर जो रस आदि धातु है, मांस, वसा, लसिका आदि जो है इनमें विकृति उत्पन्न करते हैं, जिसके कारण वहां पे मेद, क्लेद आदि विकृत होते हैं। इसलिए ये प्रमेह के प्रधान घटक माने गए हैं। ठीक है, जो कौन कौन से, मेद हो गया, क्लेद हो गया, कफ हो गया, मांस हो गया, ये प्रमेह में या फिर प्रमेह की उत्पत्ति में प्रमुख घटक माने जाते हैं। बाकी के दूसरे गणना में है और इसके अलावा जो रक्त, शुक्र, उदक आदि जो है वो सब दुष्ट माने गए हैं। अब बोला गया कि वे गौड़ स्वरूप से दुष्ट होते हैं। प्रमेह की संप्राप्ति में दोषों के प्रकोप क्रम से होता है। प्रथम कफ का, उसके बाद पित्त का और अंततः वायु का प्रकोप होता है। ठीक है, तो जब प्रमेह होता है तो सबसे पहले कफ बढ़ता है, कफ के कारण मेनली प्रमेह होता है, उसके बाद पित्त प्रकोपित होता है, फिर वात का प्रकोप देखने को मिलता है। सर्वप्रथम बोला गया है कि जो प्रकोपित कफ है वो दूसरों के साथ मिलकर बस्तीगत होकर कफज प्रमेह की उत्पत्ति करता है। जो कफ बढ़ा हुआ है वो क्या करता है, दूसरों के साथ मिलकर, मतलब कि जो डिफरेंट डिफरेंट धातु है जिनमें मेद, क्लेद आदि आ गए, उनके साथ मिलकर वो क्या करता है, कहाँ पे जाता है, बेसिकली बस्ती में, बस्ती ब्लैडर में जाता है और वहां पे हमें कफज प्रमेह की उत्पत्ति करता है। वहीं पे कफज प्रमेह शरीर में कुछ काल तक बने रहने के बाद पित्त के प्रकोप से कफज प्रमेह पित्तज प्रमेह में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, कुछ समय तक ये क्या रहेगा, कफज प्रमेह बन के रहेगा, लेकिन समय के साथ ये क्या होता है, काल परिवर्तन के कारण पित्त जो होता है प्रकोपित होकर ये जो कफज प्रमेह है पित्तज प्रमेह में परिवर्तित हो जाता है। अब पित्तज प्रमेह जो है धीरे धीरे आगे कुछ काल के बाद वातज प्रमेह में बदल जाती है और अंततः जो वातज प्रमेह है उसका मुख्य प्रकार मधुमेह है, मतलब कि जो लास्ट स्टेज होता है प्रमेह का वो आ जाती है, मतलब कि मधुमेह। अगर हम लोग कफज प्रमेह की बात करें तो कफज प्रमेह पहली अवस्था है तो वो साध्य हो जाते हैं, पित्तज उससे थोड़ा दारुण होने के कारण ये कृच्छ साध होता है, लेकिन जो वातज प्रमेह है इसमें मधुमेह जो कंडीशन हो जाती है वो टोटली असाध्य हो जाती है। तो इस तरह से क्या होता है, क्रॉनिसिटी बढ़ने के कारण जो उसकी साध्यता असाध्यता है वो भी दारुण होने लगती है। तो संप्राप्ति में आपको याद क्या रखना है कि डिफरेंट डिफरेंट जो दोषाज है, कौन कौन से दोषाज, वात, पित्त, कफ तीनों प्रकोपित होते हैं। सबसे पहले कफ प्रकोपित होता है, फिर पित्त, फिर वात। जो कफ प्रकोपित होता है वो दूसरों के साथ मिलकर बस्तीगत होकर कफज प्रमेह उत्पन्न करता है। कुछ काल के बाद पित्तज प्रमेह उत्पन्न होता है, क्योंकि कफज ही क्या कन्वर्ट हो जाता है, पित्तज में कन्वर्ट हो जाता है, और कुछ काल परिवर्तन के बाद वापस से पित्तज वातज प्रमेह में उत्पन्न होता है और वातज का जो मुख्य प्रकार है दैट इज द मधुमेह है वो लास्ट स्टेज में यहाँ पे उत्पन्न होता है। तो इस तरह से हमें संप्राप्ति देखने को मिलती है ऑफ द प्रमेह या फिर मधुमेह। अब बात करेंगे इसके संप्राप्ति चक्र की, तो सबसे पहले हम लोग ने देखा क्या कि क्रम से कौन कौन सा, कफ, पित्त और वात तीनों दोषों का प्रकोप हो रहा है। साथ ही साथ इसमें मेद, रक्त, शुक्र, उदक, वसा, लसिका, मज्जा, रस, ओज और मांस इनमें क्लेद प्रधान विकृति की उत्पत्ति होती है, मतलब कि इसमें क्लेद की विकृति ज्यादा देखने को मिलती है। अब क्लेद की उत्पत्ति होने के कारण जो कफ, मांस, मेद है इनके द्रवत्व में वृद्धि होगी, इनके क्लेद बढ़ने के कारण इनका जो द्रव है वो बढ़ जाएगा, जिसके कारण बस्ती स्थान में इन दूषों का खींचकर आना, मतलब कि जो बस्ती स्थान है यहाँ पे ये सभी जो दूष्य हैं वो आ जाते हैं और मूत्र मार्ग से शरीर के बाहर प्रवृत्त होते हैं। ठीक है, तो ये जो दोष है मूत्र मार्ग द्वारा धीरे धीरे शरीर के बाहर निकलने लगते हैं और इसके कारण प्रभूत, आविल तथा बहुत मात्रा में मूत्र की प्रवृत्ति होती है, जिसे ही हम प्रमेह व्याधि कहते हैं। तो ये सारा जो संप्राप्ति चक्र है वो आपको अच्छे से याद रखना है, इसके अनुसार ही आप संप्राप्ति भी लिख सकते हैं। वहीं पे बात करेंगे अगर संप्राप्ति घटक की जो प्रमेह व्याधि है उसमें कौन कौन से मेन कारण हैं जो कि प्रमेह को उत्पन्न करते हैं, तो बेसिकली दोष में हम लोग ने देखा कि तीनों दोष है, जिसमें कफ दोष बेसिकली प्रधान माना गया कि सबसे पहले कफ दोष के कारण ही प्रमेह की उत्पत्ति होती है। वहीं पे दूष्य में हम लोग ने बेसिकली 8, 9, 10 जो दूष्य है वो देखा, जिसमें मेद, रक्त, शुक्र, जल, वसा, लसिका, फिर मज्जा, रस, ओज और विशिष्टता मेद और ओज यहाँ पे हम लोग देखते हैं। ठीक है, वहीं पर स्रोतस की अगर हम बात करेंगे तो स्रोतस में बेसिकली बोला गया है कि यहाँ पे रसवा स्रोतस, मेदवा स्रोतस और मूत्रवा स्रोतस देखने को मिलता है। अग्नि में ऑफकोर्स जठरा अग्नि मंद होती है। स्रोतो दृष्टि के कारण यहाँ पे बेसिकली संग या फिर अति प्रवृत्ति देखने को मिलते हैं। अधिष्ठान में बेसिकली जो भी दोष है कहाँ पे, बस्ती में जाके अधिष्ठित होते हैं और संचार स्थान में बेसिकली ये रसायनिक संचार वाले होते हैं। उद्भव की बात करें तो आम और पकवासे युक्त होते हैं, मतलब कि आम के कारण और पकवासे आदि में उत्पत्ति होती है इनकी।
और व्याधि स्वभाव बेसिकली ये चीरकारी होते हैं। और इनके रोग मार्ग की बात करें तो जो प्रमेह व्याधि है वो मध्यम रोग मार्ग का होता है और साध्यता में ये साध्य और याप या फिर असाध्य हो सकता है। जो कफ वाला रहेगा वो साध्य होगा, पित्त वाला याप्य होगा और वात वाला असाध्य रहता है। भेद की बात करें तो 20 प्रकार के भेद हम लोग आगे पढ़ेंगे, जिसमें कफ के 10 भेद, पित्त के 6 भेद और वात के 4 भेद हम लोग देखने वाले हैं। अब बात करेंगे हम लोग प्रमेह के पूर्व रूप की, मतलब कि एकदम एग्जैक्ट प्रमेह उत्पन्न होने से पहले उसके कुछ और लक्षण देखने को मिलते हैं, जिसके बारे में हम बात करेंगे। तो बोला गया है कि इसमें क्या होता है कि जो सिरस्थ केस रहते हैं परस्पर सट जाने से जटाओं का रूप धारण कर लेते हैं, मतलब कि जो सिर के केस रहते हैं, बाल रहते हैं, आपस में बार बार चिपकने लगते हैं अकारण ही। इसके अलावा बोला गया है कि हस्तपाद शून्यता और दाह उत्पन्न होता है, मतलब हाथ पैर में एकदम शून्यता हो जाता है, वहां पे दाह जैसा लगता है। मधुर आस्यता उत्पन्न होते हैं, मतलब मुंह में मीठापन लगता है। मुख, तालु, कंठ, क्लोम में बार बार शुष्कता आती है, मतलब ये सभी सूख जाते हैं, बार बार प्यास लगती है, बार बार तृष्णा होने लगती है। शारीरिक के दौर्बल्य के कारण रोगी आलसी बनता जाता है। क्या हो रहा है, स्थूलता आती है प्रमेह में बेसिकली, तो इसके कारण क्या हो रहा है, धीरे धीरे दौर्बल्य होता है, क्योंकि धातुओं का अच्छे से पोषण वहां पे देखने को नहीं मिलता। अब जो शरीर के छिद्र हैं उसमें मलों की उत्पत्ति अधिक मात्रा में होने लगती है, जैसे जो ख मल है, जैसे कि कर्ण, नेत्र, नासा आदि के जो मल है वो अधिक बढ़ जाते हैं। शरीर की त्वचा मलों से चिपचिपी रहती है, मतलब पूरा शरीर जो होता है क्लेद होने के कारण चिपचिपा लगने लगता है। आंखों में शून्यता आती है, ठीक है, आँख जो रहती है उसके सामने अंधेरा जैसा हो जाता है, शून्यता आने लगती है। शरीर और मुख पर मक्खियाँ तथा चींटियाँ बैठती है, क्योंकि जैसा मैंने बोला कि मधुर आस्यता रहता है, शरीर में माधुर्यता रहती है, तो चींटी या फिर मक्खियाँ बार-बार शरीर पे बैठते हुए देखने को मिल सकते हैं। इसके अलावा बोला गया कि मूत्र में मूत्रों के दोष जैसे कि अविलता, पिच्छिलता, सांद्रता या फिर बहुमूत्रता आदि दिखाई देते हैं। शरीर जो होता है वो दुर्गंधी होता है, क्योंकि शरीर में अतिश्वेत प्रवृत्ति होने लगती है। अत्यधिक प्रमाण में निद्रता तथा तंद्रा आने लगती है। शरीर में क्या होता है, दुर्बलता के कारण बार बार निद्रता आती है, बार बार क्या होता है वहां पे तंद्रता, थकावट देखने को मिल सकते हैं। सर्वांग शरीर शिथिल हो जाता है, केश, नख आदि की अति प्रवृत्ति या फिर वृद्धि होने लगती है। और शीत, जल, अन्नपान का सेवन करने की इच्छा यहाँ पे देखने को मिलती है, मतलब बहुभुक्ता, बहुतृष्णा, बहुक्षुधा देखने को यहाँ पे मिलते हैं। तो ये सब डिफरेंट डिफरेंट लक्षण यहाँ पे देखने को मिल सकते हैं इन केस ऑफ द प्रमेह व्याधि। अब आगे अगर हम बात करें प्रमेह के सामान्य लक्षण की, तो प्रमेह के सामान्य लक्षण में सबसे मेन चीज बताया गया है कि बार बार यहाँ पे क्या होते हैं, अधिक मात्रा में मूत्र की प्रवृत्ति देखने को मिलती है। ये जो है प्रमेह का सबसे बड़े सामान्य लक्षण देखने को मिल सकते हैं। वहीं पे प्रमेह के प्रकार की बात करें तो प्रमेह के प्रकार में बेसिकली हम लोग ने पहले ही देखा कि प्रमेह के 20 प्रकार बताए गए हैं, जिसमें कफज 10 प्रकार के होते हैं, पित्तज प्रमेह 6 प्रकार के होते हैं, वहीं पे वातज प्रमेह 4 प्रकार के। इस तरह से टोटल 20 प्रकार के प्रमेह हमें देखने को मिल सकते हैं। सबके नाम को आपको अच्छे से याद रखना है कि प्रमेय कौन-कौन से होते हैं, पित्तज प्रमेय कौन से होते हैं, क्योंकि और वातज, क्योंकि इन पे डायरेक्ट आपको बस प्रमेय के प्रकार पे 5 मार्क्स या फिर 10 मार्क्स से इजीली क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, इसलिए इनको सारे को अच्छे से याद रखना है। सबसे पहले कफज की बात करें तो इसको उदक में है, इच्छु बालिका रस में है, सांद्र में है, सांद्र प्रसाद में है, शुक्ल में है, शुक्र में है, शीत में है, सिक्ता में और स्नेह में और अलाल में। इस तरह से 10 कफज प्रमेय होते हैं। वहीं पे पित्तज में क्षार में है, काल में है, नील में है, लोहित में है, मंजिष्ठ में है और हरिद्र में होते हैं। और वातज प्रमेह की बात करें तो इसमें 4 प्रकार, जिसमें कि वासा में है, मज्जा में है, हस्ती में और मधु में है। इस तरह से 4 प्रकार देखने को मिलते हैं और सबसे सेवियर कंडीशन हम जानते हैं कि मधुमेह होती है, जो कि हमारा वातज प्रमेह होता है। अब हर एक के लक्षण की बात करेंगे कि कफज में किस प्रकार के लक्षण होते हैं, पित्तज में और वातज में। तो सबसे पहले अगर हम बात करेंगे कफज प्रमेह की, तो सबसे पहले आता है इसमें उदक में। उदक में जो होता है इसमें मूत्र की मात्रा बहुत ज्यादा होती है। उदक से नाम क्या पता चलता है, जल, तो जल मात्रा इसमें बहुत ज्यादा देखने को मिलते हैं। जल की मात्रा ज्यादा होने के कारण उदक में हमें ये गंध रहित होता है, मतलब इसमें दुर्गंधि नहीं होता, शीत होता है, अच्छम होता है, मतलब श्वेत वर्णीय होता है, किंचित पिच्छल हो सकता है, मतलब हल्का पिच्छल हो सकता है और आविल होता है। इस कंडीशन को बेसिकली मॉडर्न में हम लोग डायबिटीज इंसिपिडस से कनेक्ट करते हैं या फिर कंपेयर करते हैं। दूसरा आता है इच्छु में। इच्छु में मूत्र की मात्रा कम रहती है, लेकिन रस इसका मधुर होता है, इसलिए इसको इच्छु, इच्छु मतलब क्या होता है, गन्ना, तो गन्ने के समान इसका देखने को मिल सकता है। और वहीं पे गुड़ भी इसका इच्छु रस के समान बोला है, जिसको हम लोग ग्लाइकोज यूरिया कहते हैं। सांद्र मेह की बात करें तो जो सांद्र में है इसमें मूत्र की मात्रा ज्यादा बढ़ी हुई नहीं रहती, सामान्य मात्रा रहता है, रस भी सामान्य रहता है और गंध भी सामान्य रहता है, लेकिन ये सांद्री भवित रहता है और थोड़ा प्रयूषित देखने को मिल सकता है, जिसको हम लोग
फॉस्फेट यूरिया, मतलब थोड़ा कैसा रहता है, फास्फोरस के जैसा गंध वाला सांद्र में होता है। उसके बाद आता है सुरा में या फिर सांद्र प्रसाद में, तो ये भी क्या होता है, सुरा तुल्य होता है। सुरा तुल्य मतलब कि जो अल्कोहल होता है उसकी तरह होता है, इसीलिए इसको हम लोग एसीटोन यूरिया के साथ कंपेयर करते हैं। पिष्ट मेह की बात करें तो जो पिष्ट में है वो या फिर श्वेत में है जिसको हम लोग बोलते हैं, तो श्वेत में जो होता है उसमें मूत्र की मात्रा बढ़ी हुई देखने को मिलते हैं और ये पिष्टवत होते हैं, मतलब श्वेत कलर का होता है, जिसको हम लोग हेवी फॉस्फेट यूरिया कहते हैं। वहीं पे शुक्र में है, अब शुक्र में हमें बेसिकली नाम से ही पता चल रहा है कि जो हमारा मूत्र है उसमें शुक्र के साथ रहेगा, तो इसको हम लोग शुक्राबम या फिर शुक्र मिश्रम कह सकते हैं, जो कि स्पर्मेट यूरिया की कंडीशन है, मतलब स्पर्म जो है यूरिन के साथ देखने को मिल सकता है। आगे आता है सिक्ता में। सिक्ता का मतलब क्या होता है बेसिकली कि चीनी, तो ये बेसिकली सिक्ता युक्त मूत्र होता है, जिसको हम लोग लिथ यूरिया या फिर क्रिस्टल यूरिया बोलते हैं, क्योंकि इसमें छोटे छोटे क्रिस्टल्स देखने को मिलते हैं, तो इसलिए स्टोन के जैसे क्रिस्टल देखने के कारण इसको हम लोग लिथ यूरिया फिर क्रिस्टल यूरिया कहते हैं। अगला आता है दैट इज द शीत में। शीत में भी जो मूत्र की मात्रा है बहुत ज्यादा बढ़ी हुई देखने को मिलती है और ये मधुर रसात्मक होता है, ये बहुत ज्यादा शीत होता है, इसको पॉली यूरिया विद ग्लाइकोज यूरिया हम लोग कहते हैं, ठीक है। आगे आता है स्नेह में। स्नेह का मतलब क्या होता है, धीरे धीरे, तो यहाँ पे जो मूत्र की प्रवृत्ति होती है बार बार और थोड़ा थोड़ा होती है, मतलब कि मंद वेग का मूत्र होता है, इसलिए हम लोग फ्रीक्वेंसी इसको यूरिनेशन बोलते हैं। और लास्ट में आता है 10वां प्रकार, जो कि लालाह में या फिर अलाल में होता है, जो कि पिच्छिल या फिर लाला तंतु युक्त होता है, जिसको हम लोग अल्बुमिनुरिया कहते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा प्रमेय। प्रमेय में हम लोग ने 6 प्रकार देखे थे, जिसमें सबसे पहले आता है क्षार में। अब क्षार में है तो इसका जो रस वर्ण गुण रहेगा वो क्षार के अनुसार क्षारीय होता है, और इसको हम लोग अल्कलाइन यूरिन कहते हैं, मतलब जब अल्कलिनिटी यूरिन की बहुत ज्यादा बढ़ जाती है तो ऐसे कंडीशन में हम लोग क्षार में कहते हैं। सेकेंड प्रकार आता है पित्तज प्रमेय में, दैट इज द नील में। अब यहाँ में जो मूत्र रहता है वो नीलाभम रहता है, मतलब कि ब्लू यूरिन रहता है, जो कि इंडिको यूरिया कहते हैं इसको। और काल में है, ये बेसिकली मसी निभम रहता है, मतलब कि मसी के समान रहता है, मतलब मसी जो होता है हम लोग को पता है, मसी कल्पना जो होती है काले वर्ण की होती है, इसके कारण इसको ब्लैक इंक लाइक यूरिन कहते हैं। और हरिद्र में हमें बेसिकली कटु रसात्मक और हरिद्रा निभ, मतलब कि हरिद्रा के समान रहता है, इसलिए इसको हम लोग बिली यूरिया से कंसीडर करते हैं। और वहीं पे मंजिष्ठ में की बात करें तो ये विस्तरण से गंधी होता है, मतलब बहुत ज्यादा बेकार गंध वाला होता है, और ये मंजिष्ठा सालिल उपमम, मतलब कि जो मंजिष्ठा का क्वाथ होता है उसके समान होता है, मंजिष्ठा का जो जल या फिर क्वाथ होता है उसके समान ये रहता है, इसलिए इसको हम लोग मंजिष्ठ में कहते हैं। अब इसको हम लोग बेसिकली मॉडर्न में कंपेयर कर सकते हैं हीमोग्लोबिन यूरिया फिर या फिर हीमेट यूरिया के साथ। और लास्ट में आता है रक्त में, जो कि लवण रसात्मक देखने को मिल सकता है, विस्तरण से गंधी हो सकता है, ये बेसिकली उष्ण होता है और रक्ताभ होता है, रक्त के कलर का होने के कारण इसको रक्त में कहते हैं, और इसकी कंडीशन में हम लोग हीमेट यूरिया के साथ कंसिडर कर सकते हैं। और लास्ट प्रकार आता है इसमें, दैट इज द वातज प्रमेय। तो वातज प्रमेय में हम लोग ने 4 प्रकार देखे, जिसको वासा में, मज्जा में, हस्ती में और मधु में या फिर छौद्र में जिसको बोला। तो जो वासा में है उसमें फ्रीक्वेंसी या फिर यूरिन बहुत ज्यादा नहीं बढ़ा रहता, मज्जा में भी थोड़ा सा ही बस बढ़ा रहता है, हस्ती में भी थोड़ा ज्यादा बढ़ा हुआ देखने को मिल सकता है, लेकिन जो छौद्र में है या फिर मधु में है इसमें मूत्र की प्रवृत्ति या फिर मूत्र की मात्रा बहुत ज्यादा रहती है। वहीं पे छौद्र में बेसिकली मधुर या फिर कषाय रसात्मक देखने को मिल सकता है अकॉर्डिंग टू द छौद्र, क्योंकि छौद्र के जैसा ही होने के कारण, छौद्र का भी रस मधुर और कषाय होने के कारण उसके जैसा ही यहाँ पे हमें इसका भी रस देखने को मिल सकता है। जो वसा में है वो वसा गंध होता है, मज्जा में मज्जा की तरह गंध वाला होता है, हस्ती में हमें विशिष्ट गंध नहीं होता, सामान्य गंध होता है। वहीं पे छौद्र में हमें मधु के अनुसार होने के कारण इसमें मधु का गंध देखने को मिल सकता है। वसा में हमें बेसिकली वसा मिश्रम रहता है, मतलब कि वसा मिश्रित वहां पे मूत्र प्रवृत्ति होती है, मज्जा में मज्जा मिश्रित मूत्र प्रवृत्ति होती है, हस्ती में हमें लसिका युक्त मूत्र प्रवृत्ति होती है, और जो छौद्र में है उसमें जो छौद्र होता है वो रुक्ष होने के कारण उसकी तरह रुक्ष मूत्र की प्रवृत्ति यहाँ पे देखने को मिल सकती है। अब वसा में को हम लोग बेसिकली काली यूरिया या फिर लिपिडो यूरिया कह सकते हैं, क्योंकि ये थोड़ा वसा या फिर व्हाइटिश कलर में देखने को मिल सकता है। मज्जा में को हम लोग पाई यूरिया, मतलब कि पस के साथ जो यूरिन रहता है उसके साथ कंपेयर कर सकते हैं। हस्ती में को बेसिकली पॉली यूरिया विद द इनकॉन्टिनेंस, क्योंकि बार बार धीरे धीरे निरंतर मूत्र त्याग होते रहता है, लगातार बहुत देरी तक क्या होता है यहाँ पे हस्ती के अनुसार मूत्र त्याग होने के कारण इसको हम लोग पॉली यूरिया विद द इनकंसिस्टेंसी कहते हैं। और वहां पे लास्ट में आता है हमारा जो मधु में, इसको हम लोग डायबिटिक ग्लाइकोसियूरिया या फिर डायबिटिक मलाइटस की कंडीशन मान सकते हैं। तो ये सारे डिफरेंट डिफरेंट भेद देखने को मिलते हैं हमें प्रमेह में।
अब बात करेंगे कफज प्रमेह के उपद्रव, पित्तज प्रमेह के उपद्रव, मतलब डिफरेंट डिफरेंट जो प्रकार है उनके उपद्रव की बात करेंगे। तो जो कफज प्रमेह है उसमें बेसिकली अविपाक, अरुचि, छर्दी, निद्रा आदि, कास, पीनस, ये सब कफज प्रमेह के उपद्रव देखने को मिलते हैं। वहीं पे पित्तज प्रमेह की बात करें तो यहाँ पे बस्ती या फिर मेहन या फिर मुस्क, इन स्थानों में तोदवत पीड़ा रहेगी। इन स्थानों का अवदारण होगा, मतलब यहाँ पे भेदवत पीड़ा देखने को मिलेगी। ज्वर, दाह, तृष्णा, अम्लिका, मूर्छा, अतिसार उत्पन्न होते हुए देखने को मिलेंगे। तो ये सारे पित्तज प्रमेह के उपद्रव हमें देखने को मिल सकते हैं। वहीं पे हम लोग वातज प्रमेह के उपद्रव की बात करें तो वातज प्रमेह में बेसिकली वात के अनुसार लक्षण देखने को मिलेंगे, जिसमें हमें उदावर्त, कंप, हृदरोग, ग्रहलोलता, मतलब कि श्वास मार्ग में अवरोध देखने को मिल सकता है। सभी प्रकार के जो खाने के पदार्थ होते हैं उनकी इच्छा होती है। शूल होता है, शोष, कास, श्वास आदि जो वातज प्रमेह है इसके उपद्रव देखने को मिल सकते हैं। तो यहाँ तक हम लोग ने डिफरेंट डिफरेंट चीजें देखी, जिसमें सबसे पहले हम लोग ने देखा प्रमेह क्या होता है, फिर मधुमेह क्या होता है, प्रमेह के प्रकार, मधुमेह के बारे में अभी हम आगे पढ़ेंगे। फिर प्रमेह के प्रकार में हर एक प्रकार के लक्षण देखे, सामान्य लक्षण, पूर्व रूप आदि के बारे में बात की और उपद्रव के बारे में बात की। अब हम बात करेंगे बेसिकली जो वातज प्रमेह है उसका जो लास्ट प्रकार है, दैट इज जो मधुमेह, जिसमें कोच के साथ जो वातज जब वो प्रकोपित होता है तो ऐसे कंडीशन को हम लोग मधुमेह कहते हैं। तो यहाँ पे बोला गया कि सभी प्रकार के प्रमेह की उपेक्षा अगर की जा रही हो तो वे कालांतर से मधुमेह में परिवर्तित हो जाते हैं। जैसे कि हम लोग ने देखा कि सबसे पहले कफज प्रमेह होता है। कफज प्रमेह कुछ कालांतर के बाद पित्तज में कन्वर्ट होता है और कुछ कालांतर के बाद वो वातज में कन्वर्ट होता है। तो अगर हम लोग क्या कर रहे हैं, सही समय पे चिकित्सा नहीं ले रहे तो ये क्या होगी, मधुमेह की कंडीशन वहां पे आ जाती है। मधुमेह के बेसिकली दो प्रकार बताए गए हैं। एक धातुजन्य मधुमेह हो सकता है, धातु क्षयजन्य, या फिर दूसरा अवरोध जन्य हो सकता है। धातु के क्षीण होने से जो मधुमेह होता है उसको धातु क्षयजन्य मधुमेह कहते हैं। और अवरोध जन्य मतलब क्या होता है कि वात दोष या फिर दूष्य का अवरोध होने के कारण वहां पे मार्ग अवरोध उत्पन्न होता है, जिसके कारण जो प्रकोपित वात होता है उसके कारण अवरोध जन्य मधुमेह यहाँ पे उत्पन्न होते हुए देखने को मिलता है। तो ये सारे दो प्रकार हमें मधुमेह के देखने को मिलते हैं। वहीं पे बात करेंगे अगर हम लोग प्रमेह के साध्य असाध्यत्व की, तो बेसिकली बोला गया है कि समक्रियता के कारण कफज प्रमेह क्या होता है, साध्य होता है। जैसे कि हम लोग ने देखा कि प्रमेह में बेसिकली क्लेद और मेद क्या होता है, ज्यादा प्रमाण में इनकी दुष्टि होती है। तो अगर हम लोग क्लेद और मेद की चिकित्सा कर रहे हैं तो कफ की चिकित्सा अपने आप हो जाती है। तो दोनों की क्या होता है, सामान्य गुण होने के कारण ये कैसे होते हैं, साध्य होते हैं। लेकिन पित्तज प्रमेह में क्या होता है कि दोष तो पित्त है लेकिन दूष्य क्या है, क्लेद और मेद है। तो दोनों के गुण क्या है, विपरीत होने के कारण जब चिकित्सा की जाती है तो विरुद्धोपक्रम यहाँ पे होता है, जिसके कारण पित्तज प्रमेह याप्य हो जाता है। और बोला गया है महातेजस्विता के कारण वातज प्रमेह जो होता है ये असाध्य माना गया है, क्योंकि इसमें क्या होता है कि वातज प्रमेह में बेसिकली जो कंडीशन रहती है एकदम विपरीत रहती है। जो क्लेद या फिर मेद है वो एकदम विरुद्ध गुण वाला होता है एज कम्पेयर टू द वात। इसी कारण वातज प्रमेह जो होता है टोटली असाध्य माना गया है। अब बेसिकली बोला गया कि पूर्व रूप के साथ उत्पन्न जो वातज, पित्तज और कफज प्रमेह होता है ये असाध्य हो जाते हैं। अगर पूर्व रूप के बिना कफज और पित्तज है तो वो साध्य रहेंगे, लेकिन अगर पूर्व रूप के साथ है तो वो भी असाध्य माने गए हैं, ऐसा बोला। सामान्यतः बोला गया कि पित्तज प्रमेह जो होता है वो याप्य होता है, लेकिन अगर पित्तज प्रमेह में मेद धातु की दृष्टि नहीं हो तो वह स्वाद हो जाता है, क्योंकि फिर यहाँ पे विरुद्ध उपक्रम देखने को नहीं मिलेगा तो ये साध्य हो जाएगा। और बोला गया कि बीज दोष से, अर्थात जो सहज हम लोग ने देखा था कि सहज जो प्रमेह होता है जो कि बीज दोष से आता है, मतलब कि माता पिता का जो प्रमेह व्याधि से पीड़ित होने से उत्पन्न हुआ प्रमेह असाध्य होता है, क्योंकि ये क्या है, जेनेटिक है। तो जेनेटिक वाले कभी भी साध्य नहीं रहते। उसी प्रकार जो हम लोग ने कुलज देखा, जो कुलज प्रवृत्ति के कारण होता है वो भी असाध्य माना गया है। इसके अलावा हम लोग ने प्रमेह के डिफरेंट डिफरेंट प्रकार के अनुसार, मतलब कि वातज प्रमेह, कफज प्रमेह के उपद्रव देखा। अगर हम लोग प्रमेह के सामान्य उपद्रव की बात करें तो यहाँ पे तृष्णा, अतिसार, ज्वर, दौर्बल्य, अरोचक, अविपाक, उतिमास, पीड़िका, एलर्जी तथा विद्रधि आदि जो है प्रमेह के उपद्रव में हमें देखने को मिल सकते हैं। एंड बात करें प्रमेह में उत्पन्न होने वाले अरिष्ट लक्षणों की, तो बोला गया है कि जो प्रमेह से पीड़ित व्यक्ति है उसमें स्नान करने के पश्चात चंदन लगाने पर भी उसके शरीर पर मक्खियां बैठती तो वो प्रमेह मारक होता है। मतलब कि जो व्यक्ति को प्रमेह हुआ है, अगर उसने स्नान किया, शरीर पे चंदन आदि का लेप किया, फिर भी उसके शरीर पे अगर क्या हो रहे हैं, मक्खियां बैठ रही है, चींटियां उसके आसपास आ रही हैं, तो ऐसे कंडीशन में वो जो प्रमेह है वो असाध्य हो चुका है, और ऐसे कंडीशन में वह प्रमेह व्यक्ति को तुरंत ही मार डालता है। वहीं पे प्रमेह के अनुसार स्वप्न संबंधित अरिष्ट की बात करें कि स्वप्न में कैसे अरिष्ट लक्षण देखने को मिलेंगे जिसकी गतायु होने वाली है प्रमेह के कारण। तो ऐसे कंडीशन में बेसिकली चंडाल के साथ मध्य
पान प्रशन करता हुआ रहेगा, मतलब कि चंडाल के साथ वो मद्य का पान करता रहेगा, ऐसा स्वप्न अगर उसको आ रहा है तो ऐसे प्रमेह होने के कारण उसकी मृत्यु निश्चित हो जाती है। मतलब कि ऐसा अगर किसी प्रमेह के रोगी को ऐसे लक्षण वाले या फिर ऐसे स्वप्न देखने को मिल रहा है तो वो प्रमेह जल्द ही उसको मारक होने वाला है, मतलब उसकी मृत्यु निश्चित हो जाती है। तो ये सारे डिफरेंट डिफरेंट चीजें हमें देखने को मिलते हैं विद इन द प्रमेह व्याधि। तो प्रमेह व्याधि जो है आपको एग्जाम पर्पस भी इम्पोर्टेंट है और साथ ही साथ क्लिनिकल पर्पस भी आपको इम्पोर्टेंट है, क्योंकि क्लिनिकल केसेस में आजकल हम लोग देख सकते हैं ड्यू टू द सेडेंटरी लाइफस्टाइल प्रमेह की जो व्याधि है बहुत ज्यादा मात्रा में बढ़ते हुए देखने को मिलता है। इसी कारण से आपको प्रमेह के बारे में अच्छे से नॉलेज होना चाहिए। ये तो हम लोग ने पर्सपेक्टिवली बात कर लिया अकॉर्डिंग टू द एनसीईआरटी सिलेबस की, हमें यूटी में जो कि हमारा यूनिवर्सिटी एग्जाम होने वाला है उसके अकॉर्डिंग हम लोग ने यहाँ पे बात किया कि किस तरह से प्रमेय होता है। इसके अलावा सारी चीज़ें जो आपको क्लिनिकली इंपॉर्टेंट है वो भी मोस्टली हम लोग ने कवर कर लिया है। फिर भी आपको मैं रिकमेंड करूंगा कि जो प्रमेह व्याधि है वो आपको बहुत अच्छे से करना है, क्योंकि मार्क्स पर्सपेक्टिव भी इंपॉर्टेंट है, साथ ही साथ क्लिनिकल प्रैक्टिस में भी ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो अच्छे से आपको प्रमेह व्याधि करनी चाहिए, क्योंकि जो हमारा सेडेंटरी लाइफस्टाइल है या फिर मॉडर्न लाइफस्टाइल है उसमें सबसे मेन जो हमें व्याधि देखने को मिलते हैं वो प्रमेह व्याधि ही देखने को मिलती है। तो मैं होप करता हूँ कि आपको सारी चीज़ें जो मैंने इस वीडियो में समझाई सभी क्लियर हो गई होंगी, और फिर भी आपको कुछ डाउट रह जाता है तो आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मेंशन कीजिए। मैं ट्राई करूँगा कि फर्दर वीडियोस में उन सारी चीज़ों को और अच्छे से मैं आपको समझा सकूँ। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा जिससे आपको फर्दर वीडियो से रिलेटेड अपडेट्स मिलते रहें, क्योंकि आगे भी इसी तरह के और भी रोग निदान रिलेटेड, बीएमएस सेकंड ईयर रिलेटेड, बीएमएस थर्ड ईयर रिलेटेड, जो प्रोफेशनल ईयर से सभी के रिलेटेड जो भी डिफरेंट डिफरेंट सब्जेक्ट्स हैं उनके सारे नोट्स, सारे वीडियोस इस चैनल पे अपडेट होने वाले, अपलोड होने वाले हैं। एंड साथ ही साथ वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग अच्छे से अपनी तैयारी कर सके फॉर द यूटी एग्जाम्स। एंड आप हमारे इंस्टाग्राम एंड टेलीग्राम हैंडल्स को भी फॉलो कर सकते हैं, जहाँ पे आपको वीडियो से रिलेटेड, नोट्स रिलेटेड, साथ ही साथ बीएमएस रिलेटेड जो भी एनसीईआरटी के, एमयूएचएस के अपडेट्स रहते हैं आपको प्रोवाइड हो जाते हैं, जिसका लिंक आपको वीडियो की डिस्क्रिप्शन में अवेल हो जाता है।